स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12वीं की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा सागर्भता तथा भ्रूणीय प्रवर्धन के बारे में। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सागर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सागर्भता क्या है? तो यहाँ ये फिगर बना है, गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ भ्रूण, मानव का भ्रूण, यानी गर्भाशय में प्लेसेंटा को दिखाते हुए मानव का एक भ्रूण है। तो सबसे पहले इसका नामिनेशन कर लेते हैं। तो नामिनेशन करने के लिए ये यहाँ पर है, ये वाला प्लेसेंटल वैली, या जिसे अपरा रसांकुर कहा जाता है हिंदी में। प्लेसेंटल वीली है। उसके बाद ये जो है यहाँ ये वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है कैविटी ऑफ यूटेरस। कैविटी ऑफ यूटेरस। उसके बाद इसे कहा जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा पाउच पाया जाता है, इसे कहा जाता है यॉर्क सैक। उसके बाद ये इसे कहा जाता है एम्ब्रियो या भ्रूण। एम्ब्रियो या हिंदी में इसे कहा जाता है भ्रूण। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। और ये वाला पोर्शन कहलाता है, ये इधर जो है, ये यहाँ वाला पोर्शन जो है, ये कहलाता है अम्बिलिकल कार्ड। और ये वेसल्स के साथ है, इसलिए इसे अम्बिलिकल कार्ड विद वेसल्स भी कहा जा सकता है। अब चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये सागर्भता जो है, इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले जो सगर्भता होती है या जो प्रेगनेंसी होती है, वो तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में माता के गर्भाशय के दीवार में उसके भ्रूण का रोपण किया जाता है, यानी तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में। तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में। अब तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में एक प्राइमरी वैली होती है। यहाँ प्राइमरी चलिए हिंदी में ही लिखा जाए,
प्राथमिक रसांकर जिसे कहा जाता है, प्राथमिक रसांकर इसे कहा जाता है। अब तीसरे सप्ताह के अंत में माता के गर्भाशय की दीवार में जो भ्रूण का रोपण होता है वो प्राथमिक रसांकर द्वारा होता है, यानी जो भ्रूण का रोपण होता है वो प्राथमिक रसांकर द्वारा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पाया जाता है कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट प्रवर्ध, इसमें एक पाया जाता है कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट प्रवर्ध, यानी प्राथमिक रसांकुर में पाया जाता है कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट प्रवर्ध। और उसके बाद इस प्रवर्ध में, यानी यहाँ जो कोशिकीय ट्रोफोप्लास्ट है, इसमें मीजोडर्मी कोशिकाएं घुस जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्ध में मीजोडर्मी कोशिकाएं यानी ये कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट प्रवर्ध में मीजोडर्मी कोशिकाएं घुस जाती हैं। इसके बाद ये जो है प्राथमिक रसांकर, ये दूसरे यानी द्वितीयक रसांकुर में ये परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद द्वितीयक जब रसांकुर में या सेकेंडरी विली में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो तीसरे सप्ताह के अंत में, अब यहाँ तीसरे सप्ताह के अंत में अब इसमें मीजोडर्मी कोशिकाएं, चूँकि ये जो है मीजोडर्मी कोशिकाएं यहाँ कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट में पाई जाती हैं और कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट प्राथमिक रसांकर के अंतर्गत पाया जाता है। तब यही जो द्वितीयक रसांकर है, इसमें पाया जाता है मीजोडर्मी कोशिकाएं, यानी इसमें पाया जाएगा मीजोडर्मी कोशिकाएं, यानी यही जो मीजोडर्मी कोशिकाएं हैं वो कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट प्रवर्ध के साथ जब यहाँ प्राथमिक रसांकुर में जाएगा तो ये द्वितीयक रसांकर में परिवर्तित हो जाएगा, और द्वितीयक रसांकर में जब परिवर्तित हो जाएगा तो ये द्वितीयक रसांकर प्लस इसमें पाया जाएगा मीजोडर्मी कोशिकाएं। अब इसमें क्या होता है वो देखेंगे। तो मीजोडर्मी जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें रुधिर केशिकाओं का निर्माण होता है। रुधिर केशिकाओं का निर्माण किसमें? मीजोडर्मी कोशिकाएं, और ये किसमें पाया जाता है? द्वितीयक रसांकर में। तब इसमें रुधिर का जब निर्माण होता है तब ये द्वितीयक जो रसांकर है ये कन्वर्ट हो जाता है तृतीयक रसांकर में, तृतीयक रसांकुर में ये जो है तृतीयक रसांकुर में परिवर्तित हो जाता है। जब तृतीयक रसांकर में परिवर्तित हो जाता है तो इसका यानी रुधिर जो कोशिकाएं इसमें पाई गई हैं, यानी इसमें
जब रुधिर कोशिकाएं इसमें आ गई, रुधिर केशिकाएं जब इसमें आ गई तो इसका संबंध जो है भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से होता है। यानी तृतीयक जो रसांकर है उसमें पाया जाता है रुधिर कोशिकाएं, इसका संबंध हो जाता है भ्रूण परिसंचरण तंत्र से। यानी तृतीयक रसांकर में जो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसका संबंध हो जाता है भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से। इसके बाद यहाँ पर अपरा का निर्माण होता है। अपरा या इसे कहा जाता है आंवल या इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लासेंटा। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये पूरी प्रोसेस, यानी यहाँ से लेकर के ये सगर्भता के अंतर्गत आती है। यानी प्राथमिक रसांकर से लेकर के आंवल या अपरा या प्लासेंटा के निर्माण की प्रक्रिया सगर्भता कहलाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अपरा की संरचना। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे अपरा की संरचना। अपरा की संरचना, अब चूंकि ये अपरा का फिगर बना है, अपरा या प्लासेंटा इंग्लिश में कहा जाता है प्लासेंटा, ये प्लासेंटा का फिगर बना है। अब इसकी संरचना देखेंगे। अपरा की संरचना, अब इसकी संरचना देखेंगे तो सबसे पहले इसका संरचना में इसका आकार देख लिया जाए। आकार यानी ये जो अपरा है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है बिंबाकार। और इसके मेजरमेंट की बात किया जाए, मापक की बात किया जाए, तो ये लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास, 18 सेंटीमीटर व्यास तथा 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी इसका जो आकार होता है वो बिंबाकार होता है। और लंबाई की यदि बात करें, लंबाई तो इसकी लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास की होती है और इसकी मोटाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर की होती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यदि अपरा की बात करें, अपरा में भ्रूण जो होता है यानी ये किससे जुड़ा होता है, तो नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है। क्या? अपरा या प्लासेंटा या आंवल, यानी ये जुड़ा रहता है किससे? नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अपरा के भाग की बात किया जाए, अपरा या प्लासेंटा के भाग, तो इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। यानी भाग की यदि बात किया जाए
तो इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 गर्भ अपरा और दूसरा है मातृक अपरा। तो गर्भ अपरा का निर्माण किससे होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो गर्भ अपरा का निर्माण भ्रूण के कोरियोनिक रसांकुर से, भ्रूण के कोरियोनिक रसांकुर से, यानी गर्भ अपरा का निर्माण जो होता है वो भ्रूण के कोरियोनिक रसांकुर से होता है। उसके बाद यदि मातृक अपरा की बात करें, जो नंबर 2 पे है, मातृक अपरा की बात करें तो इसका निर्माण होता है गर्भाशय की भित्ति से। गर्भाशय की भित्ति से इसका निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे अपरा में हार्मोन्स की भूमिका, वैसे फिगर बना लेंगे अपरा की संरचना में। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे अपरा में हार्मोन्स की भूमिका। अपरा में या प्लासेंटा में हार्मोन्स की भूमिका। तो अपरा में मुख्यतः प्रोटीन युक्त, यानी अपरा में मुख्यतः स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो प्रोटीन हार्मोन्स, 2 प्रकार के इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसमें 2 हार्मोन्स पाए जाएंगे, एस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरॉन, तथा 2 प्रोटीन हार्मोन्स पाए जाएंगे, जिसे HCG और HPS कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब इसके हार्मोन्स की यदि बात करें तो इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला जो है हार्मोन्स, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, और दूसरा है प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स। इसके अंतर्गत 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एस्ट्रेडियोल और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंतर्गत। उसके बाद प्रोटीन हार्मोन्स हैं, इसमें 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है HCG और दूसरा है HPS। इसको कहा जाता है ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन, यानी इसको कहा जाता है ह्यूमन
कोरियोनल गोनैडोट्रोपिन इसको कहा जाता है। और HPS की बात करें तो इसे कहा जाता है ह्यूमन प्लासेंटल सोमैटोमैमोट्रॉफिन इसका पूरा नाम है। तो इसमें जानेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो है और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स अपरा के अंगों की सुरक्षा करता है और ये मुख्यतः जो प्रोजेस्टेरॉन की यदि बात करें तो ये फीमेल में पाया जाता है, केवल मेल में नहीं। उसके बाद ये प्रोटीन्स हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, HCG और अपरा के प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले HCG या जिसे ह्यूमन कोरियोनल गोनैडोट्रोपिन कहते हैं। HCG का कार्य देखेंगे। HCG का कार्य, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला कार्य इसका है गर्भाधान की जांच। गर्भाधान की जांच यानी प्रेगनेंसी टेस्ट। अब ये कैसे होता है, चूँकि यहाँ HCG जो है इसमें HCG जो है यूरिन के साथ अधिक मात्रा में स्रावित होता है और ये गर्भाधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद से ही इसकी मात्रा माता के मूत्र में उत्सर्जित होती है और इसी से ही प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। दूसरे कार्य की यदि बात करें, दूसरा कार्य है कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि। कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि, कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि करता है और कार्पस ल्यूटियम का सक्रिय श्रावण करता है। उसके बाद तीसरे कार्य की यदि बात करें तो तीसरा कार्य है गर्भ की सुरक्षा। गर्भ की सुरक्षा, तो ये गर्भ की सुरक्षा भी करता है, क्योंकि गर्भाशय की दीवार के संकुचन को रोक कर ये गर्भ की सुरक्षा को प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे कार्य की यदि बात करें, चौथा कार्य है कार्पस ल्यूटियम में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है। हार्मोन्स का स्रावण यानी कहने का मतलब ये है HCG जो होता है हार्मोन्स, वो कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करता है। उसके बाद आगे दूसरा जो देखेंगे, दूसरा है HPS।
HPS यानी ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन। इसको देखेंगे, इसका कार्य तो इसका कार्य पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है वृद्धि हार्मोन्स को प्रेरित करना। वृद्धि हार्मोन्स को प्रेरित करना, यानी HPS जो हार्मोन्स है वो माता के शरीर में पहुंचकर वृद्धि हार्मोन्स का काम करता है। उसके बाद दूसरा इसका मुख्य कार्य है कि दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करना। दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करना, इसका दो मुख्य कार्य है यही। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अपरा का कार्य। अपरा का कार्य, अपरा का कार्य ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अपरा का कार्य बताइए, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये है। तो इसका कार्य देखेंगे पॉइंट वाइज। नंबर 1 पे रख सकते हैं, माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ तक पहुंचाता है। पोषक तत्वों को गर्भ तक पहुंचाता है। उसके बाद दूसरा इसका कार्य है श्वसन करना। श्वसन यानी कहने का मतलब ये है O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करना। उसके बाद तीसरा इसका कार्य है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन के अंतर्गत नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये अपरा का कार्य है। उसके बाद चौथा इसका कार्य देखेंगे रोगों से भ्रूण की रक्षा करना। रोगों से भ्रूण की रक्षा करना, यानी ये भ्रूण में यानी अपरा में एंटीबॉडीज बनाता है। उसके बाद पांचवा कार्य देखेंगे, पांचवा कार्य है रोग जनकों का परिवहन करना। रोग जनकों का परिवहन करना। ये इस प्रकार अपरा के ये मुख्य कार्य हैं। तो ये सब अभी तक जितना भी एक्टिविटीज हुआ वो गर्भता के अंतर्गत आता है। उसके बाद अब देखेंगे भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। भ्रूणीय परिवर्धन ये क्या होता है? तो अब देखेंगे भ्रूणीय परिवर्धन ये क्या होता है। तो ये जो है मानव शरीर निर्माण की प्रक्रिया है। मानव
शरीर निर्माण की प्रक्रिया यानी कहने का मतलब सगर्भता के बाद जो है अपरा में या प्लासेंटा जिसे कहा जाता है उसमें मानव के शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो वो भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत आता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे समय वाइज। तो सबसे पहला जो समय है 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद, तो यानी सगर्भता के 1 महीने के बाद हृदय निर्मित होता है। हृदय का निर्माण यानी भ्रूण में जो है हृदय का निर्माण होता है 1 महीने के बाद। दूसरे महीने के बाद क्या होता है? दूसरे महीने के बाद, दूसरे महीने की यदि बात करें तो भ्रूण के बाद यानी भ्रूण के पाद यानी पैर व अंगुलियां विकसित, यानी सबसे पहले जब सगर्भता हो जाती है तो सबसे पहले जिस अंग का निर्माण होता है उसे हृदय कहा जाता है। यानी सगर्भता की 1 महीने के बाद सबसे पहले मानव के शरीर का हृदय बनता है। उसके बाद दूसरे महीने के बाद पाद यानी पैर और अंगुलियां विकसित होने लगती हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरे महीने के बाद। तीसरे महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद क्या होता है वो देखेंगे। तो तीसरे महीने के बाद प्रमुख अंग तंत्रों की रचना, प्रमुख अंग तंत्रों की रचना होती है। रचना। उसके बाद चौथे महीने के बाद देखेंगे, चौथे महीने के बाद, तो चौथे महीने के बाद बाह्य जनन अंगों का अच्छी तरह विकास, बाह्य जनन अंगों का अच्छी तरह विकास, अच्छी तरह विकास। उसके बाद 5वें महीने के बाद क्या होता है? 5वें महीने के बाद, 5वें महीने के बाद क्या होता है वो देखेंगे। गर्भ की प्रथम गतिशीलता, गर्भ की प्रथम गतिशीलता, प्रथम गतिशीलता व सिर पर बाल, यानी सिर पर बाल उगने लगते हैं। कब? 5वें महीने के बाद। उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद क्या होता है? दूसरी त्रिमाही के बाद, तो दूसरी त्रिमाही के बाद शरीर पर रोम, शरीर पर रोम, पलक, पलक या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आईलिड, पलक पर बाल, पलक पर बाल
बरौनियों का निर्माण, बरौनियों, जिसे इंग्लिश में आईब्रो कहा जाता है, बरौनियों का निर्माण। ये कब होता है? दूसरी त्रिमाही के बाद, यानी दूसरी त्रिमाही के बाद शरीर पर भी रोम आ जाते हैं। और पलक की यदि बात करें तो पहले जो पलक होती है वो जुड़ी रहती है, तो दूसरी त्रिमाही के बाद ये पलक जो है वो अलग हो जाती है, यानी खुलने लगती है और इस पे बाल आ जाते हैं। और उसके बाद दूसरी त्रिमाही के बाद ही बरौनियों का भी निर्माण होता है। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरी त्रिमाही में, तीसरी त्रिमाही में अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात 6वें से 9वें महीने में, महीने तक लिख लीजिए, महीने तक, तो 6वें से 9वें महीने तक यानी तीसरी त्रिमाही में केवल शारीरिक वृद्धि होती है, केवल शारीरिक वृद्धि होती है, क्योंकि दूसरी तिमाही में ही ये संपूर्ण शरीर का विकास हो चुका होता है, यानी पूर्ण शरीर। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ऐसे कहने का मतलब ये है, जब सगर्भता हो जाती है अपरा में, तो मानव के शरीर का एक एक अंग का निर्माण होता है। तो 1 महीने के बाद की यदि बात करें तो सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, और इसको यदि चेक करना चाहें तो स्टेथोस्कोप, जिसे आला कहा जाता है, उससे हृदय की धड़कन को चेक किया जा सकता है। कब? 1 महीने के बाद। उसके बाद दूसरे महीने के बाद भ्रूण के पाद व अंगुलियां विकसित होती है, यानी पैर का निर्माण होता है और अंगुलियों का निर्माण होता है। कब? दूसरे महीने के बाद। उसके बाद तीसरे महीने के बाद प्रमुख अंग तंत्रों की रचना होती है। चौथे महीने के बाद बाह्य जनन अंगों का अच्छी तरह विकास होता है। उसके बाद 5वें महीने के बाद क्या होता है? गर्भ की प्रथम गतिशीलता व सिर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। दूसरी त्रिमाही के बाद शरीर पर भी बाल या रोम जिसे कहा जाता है, रोम आ जाते हैं, और पलक जो जुड़ी रहती है वो अलग अलग हो जाती है और उस पर भी बाल उगने लगते हैं, और बरौनियों का निर्माण भी दूसरी त्रिमाही के बाद हो जाता है। अर्थात संपूर्ण शरीर का विकास दूसरी त्रिमाही में ही हो जाता है। उसके बाद तीसरी त्रिमाही में अर्थात 6वें से 9वें महीने तक केवल शरीर का विकास होता है, और ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने में, यानी ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 9 महीने 7 दिन, 9 महीने 7 दिन, या किसी किताब में दिया है कि 280 दिन, 280 दिन, या किसी किताब में दिया है 40 सप्ताह, 40 सप्ताह, तो अलग अलग दिया है। तो लगभग इसीलिए इसे लगभग में माना जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो पूर्ण होती, यानी मानव शरीर का निर्माण की प्रक्रिया या भ्रूणीय प्रवर्धन की प्रक्रिया पूरा होने में 9 महीने 7 दिन लगभग लगते हैं, या 280 दिन लगभग लगते हैं, या 40 सप्ताह लगते हैं। अब इसके बाद प्रसव या डिलीवरी जिसे कहा जाता है वो आगे पढ़ाएंगे।
बस आज इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। जय हिंद।